नमस्कार मेरा जी। और मेरे साथ जुड़ रहे हैं आज बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। तो हर शनिवार की तरह हैं ही, हर साप्ताहिक चर्चा की तरह हैं ही, लेकिन आज की चर्चा में एक खास पहलू जोड़ने वाला है और वो है जीडीपी का। क्योंकि जीडीपी के आंकड़े कल जो आए हैं वो काफ़ी चौंकाने वाले रहे हैं। तो ये क्या हुआ है, कैसे हुआ है और इसका असर क्या रहेगा, ये सब समझेंगे और कितना ये टिकने वाला है मामला, ये सब समझेंगे। और समझाने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं इंडिया रेटिंग्स के चीफ इकोनॉमिस्ट, मुख्य अर्थशास्त्री देवेंद्र कुमार पंत जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत पंत जी आपसे ही, क्योंकि मतलब सबके लिए एक तरह से चौंका देने वाली ये खबर रही। 7.8% की जीडीपी, 7.8%। किसी ने सोचा नहीं था। कुछ लोग तो यही मान के चल रहे थे कि शायद पिछली बार से हल्का नरम आंकड़ा ही आएगा, लेकिन इतना अलग, इतना अधिक कैसे हुआ ये? देखिए, आपका कहना बिल्कुल सही है। मार्केट का जो अनुमान है वो 6.7 का जो मीडियन एस्टिमेट था, हम लोगों का अनुमान उससे कम था। हम लोगों का अनुमान तो 6.3% पे था। अगर हम इन आंकड़ों में देखें जो चीजें हुई हैं, एक तो ऐसा लगता है कि इन आंकड़ों से, जबकि वो अगर हम जो ट्रेड डेटा देखें, उस ट्रेड डेटा में हमें वो चीज देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि अगर हम देखें फर्स्ट क्वार्टर में जो गुड्स ट्रेड है उसमें कोई बहुत ज्यादा बढ़ोतरी नहीं, परंतु जो आंकड़ा कल आया है उसमें जो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसकी वृद्धि दर जो है वो 6.3%, जबकि पिछले क्वार्टर में ये 9% थी। पंत साहब, आपकी आवाज थोड़ी हल्की आ रही है। हाँ, आपको अब आ रही है आवाज? हाँ, थोड़ी हल्की आ रही थी बीच में जी। तो मैं कह रहा था कि जो इस क्वार्टर में जो हम गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट्स जो है उसकी ग्रोथ देखें तो वो आपके आंकड़ा आया है 6.3% का, जबकि जो चौथा क्वार्टर था पिछले साल का उसमें ये आंकड़ा था 3.9%। परंतु अगर हम देखें जो गुड्स ट्रेड का जो डेटा आता है उसमें कोई 1.5% की करीब ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब ये है जो सर्विसेज ट्रेडिंग सर्विसेज वो बहुत ही ज्यादा स्पीड से बढ़ा है, जो किसी के अनुमान के अनुरूप नहीं रहा। सबका अनुमान थोड़ा कम था उससे। दूसरा क्या हुआ कि अगर आप देखें जिस तरीके से आपका होलसेल प्राइस इंडेक्स, जिसको आज की डेट में हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते, परंतु जीडीपी डिफ्लेटर में सबसे बड़ा रोल डब्ल्यूपीआई का होता है कंपेयर टू सीपीआई। तो डब्ल्यूपीआई का ग्रोथ कोई 0.3% रहा, सीपीआई का ज्यादा रहा। उसके कारण जो आपका डिफ्लेटर, एक्चुअली क्या होता है, सरकार जब आंकड़े बनाती है, कैलकुलेट करती है, तो पहले करंट प्राइसेस पे करते हैं, उसका डिफ्लेटर उस पर अप्लाई करके वो कांस्टेंट प्राइस पे कन्वर्ट किया जाता है। अगर हम देखें डिफ्लेटर ग्रोथ जो 10.9% की है, 0.9%, वो अगर मैं देखूं तो जो सेकेंड क्वार्टर था 2019 का, जुलाई सितंबर 2019 के बाद सबसे कम ये रहा है। और अगर ये 0.9 की जगह अगर ये मान लीजिए इन्फ्लेशन डिफ्लेटर को मान लीजिए 2.5% का था, तो हमारा ये जो 8.8 का ग्रोथ है वो तकरीबन 7.8 का जो रियल ग्रोथ है वो आपका गिर के कम हो जाता है 6-6.5% पे। तो एक जो हुआ जो आकलन था, लोगों के अनुमान से कम डिफ्लेटर ग्रोथ हुआ। ये आंकड़ा ये भी दर्शाता है कि जो स्टॉकिंग जो हुई है अमेरिका में, जैसे हमने एक किस्सा सुना था कि अप्रैल में जब ट्रम्प साहब ने नए टैरिफ सुनाने थे, उससे पहले एप्पल ने 3 प्लेन भर के हिंदुस्तान से सामान शिप किया था यूएस के लिए, जिसमें आपका मेनली आईफोन जो इंडिया में मेनली प्रोड्यूस होता है एप्पल का वो था। तो इस तरह से काफी सारे लगता है वहाँ पे जो रिटेलर थे या जो बाइंग एजेंट थे उन्होंने स्टॉकिंग किया, उसका असर देखने को मिला। कुछ इसमें जो फेमस ट्रेडिंग बेस इफेक्ट जो होता है उसने कुछ काम किया। जैसे हम सब जानते हैं पिछले साल पहले क्वार्टर में इलेक्शन का दौर था, तो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गिरा था, उससे जिस पर
इससे ये बढ़ा। पर एक चीज जो इसमें देखने को मिली है कि जो आपका कंजम्पशन डिमांड वो पिक हो रहा है, क्योंकि हमें कंजम्पशन दोबारा 7% के पे देखने को मिली है। और हम ये नहीं कह सकते कि बेस इफेक्ट था, क्योंकि पिछले साल ये 8.3 पे 7% की कंजम्पशन ग्रोथ एक बहुत अच्छा ग्रोथ जी। तो यहाँ पे कई सारी चीज़ें आपने बताई कि कुछ तो स्टैटिस्टिकल मामला है। जो डिफ्लेटर आप कह रहे हैं उसके चलते ये असर आया है, लेकिन साथ में कंजम्पशन पिकअप हुआ है और इसके अलावा गवर्नमेंट कैपेक्स के आंकड़े भी इस बार पंत साहब बेहतर ही रहे हैं, अच्छे रहे हैं। जो पिछली बार कम था, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स में भी अगर आप देखेंगे, पिछली बार कम था इसलिए इस बार परसेंटेज ग्रोथ ज़्यादा दिखेगी, लेकिन एब्सोल्यूट नंबर्स में भी तो गवर्नमेंट के खर्चे जो हैं वो बढ़े हैं अच्छे तरह से। हाँ, अगर हम केंद्र सरकार का ही देखें, जैसे कल फिस्कल का डेटा भी आया, केंद्र सरकार का अगर हम खर्चा को देखें अप्रैल से जुलाई तक एक महीना जाता है, तो दोनों, चाहे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहें चाहे हम कैपेक्स बोलें, दोनों के वृद्धि दर जो बजट में अनुमानित थी उससे 3 गुने के रफ्तार से चल रहा है। पर एक जो आंकड़ा जो आपस में मैच नहीं हो रहा, कि अगर मैं पहले 4 महीने का नेट टैक्स ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू देखूं केंद्र सरकार का, उसकी ग्रोथ है 0.8%। पर यहाँ पे जो हमारा जीडीपी जो ऐड होता है, कि आप ग्रॉस वैल्यू एडिशन होता है, उस पे आप क्या कहते हैं नेट प्रोडक्शन टैक्सेस को ऐड कीजिए तो आपको जीडीपी ग्रोथ मिलता है। उसकी ग्रोथ 10.3%, जो कि पिछले साल 6% के मुकाबले पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 6% 10.3% मिली है। अब जी। ये आंकड़ा जो है वो थोड़ा आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी सा लगता है। अब ये है जी। कि क्योंकि जो आंकड़ा आता है वो नेट ऑफ रिफंड का आता है, यहाँ सरकार ग्रॉस ले रही है या नेट ऑफ रिफंड ले रही है, या सब्सिडी में हमें इतनी तगड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है सब्सिडी पे आउट में, कि नेट टैक्सेस में 10.8% की ग्रोथ हो। जी। ओके, लेकिन यहाँ पे 2 और चीज़ें आती हैं पंत साहब कि एक तो जो कृषि की विकास दर है, वो भी काफ़ी अच्छी बढ़ गई है। पिछली बार 1.5% के आसपास थी, इस बार दोगुने से ज़्यादा हो गई। और सर्विसेज सेक्टर जिसका आपने ज़िक्र किया, वहाँ पर तो ना टैरिफ का असर है, ना चुनावों का असर है, ना पिछला बेस इफ़ेक्ट या पिछले बार के सरकारी खर्चे, मतलब उन सब से ये मामला अलग है। इसको कैसे समझेंगे? देखिए, एग्रीकल्चर अगर आप देखें तो जो 2024 में जो वर्षा हुई, रेनफॉल हुआ, उसका असर हमें फर्स्ट क्वार्टर तक देखने को मिला। क्योंकि आप देखिए जो रबी की हार्वेस्टिंग होती है वो अप्रैल तक चलती है। तो अगर आप देखें कि अगर हम देखें जो पिछले साल का फर्स्ट क्वार्टर देख रहे हैं, वो 2023 की वर्षा जो थी, बारिश जो थी, रेनफॉल, वो उतना अच्छा नहीं था, तो 1.5% था। अगर हम देखें सेकेंड क्वार्टर पिछले साल से लेके फर्स्ट क्वार्टर इस साल का, तो ये क्वार्टरली ग्रोथ सबसे कम रही है। पिछले साल सेकेंड क्वार्टर में 4.1, उसका 6.6, 5.4, उसका 3.7। तो ये जो है ये पिछले साल का बारिश था। और गुड रबी क्रॉप जो हुआ, रबी क्रॉप, उसमें आधा हार्वेस्टिंग आपका मार्च तक हो जाता है, काफी सारी जगह हार्वेस्टिंग अप्रैल में होता है, तो उसका असर देखने को मिला। सर्विसेज तो एक तरह से हम कह लीजिए कि हमारे पास एक जो है ब्रह्मास्त्र है इस इकोनॉमी का। और क्योंकि अगर हम देखें एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विसेज, 3 चीजें देखें, इंडस्ट्री की हालत डामाडोल सी लगती है। ठीक है, 6.5% पे ग्रो किया, मैन्युफैक्चरिंग इस बार अच्छा किया, कोई पिछले 5 क्वार्टर का बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ने दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी और माइनिंग जबकि नेगेटिव थे, पर दारोमदार एक तो क्या है, हमारी इकोनॉमी का कोई रफ्ती 55% के करीब सर्विसेज है, और वो सर्विसेज पे इस इकोनॉमी का दारोमदार बहुत ज्यादा है। जो आज हमारा ट्रेड में पोजीशन अच्छा है, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कंट्रोल में है, उसके पीछे बहुत बड़ा योगदान जो है वो सर्विसेज का। क्योंकि सर्विसेज जो एक्सपोर्ट है वो भी सर्विसेज यहाँ पे जीडीपी प्रोडक्शन में आता है, तो उसको हम यहाँ पे प्रोड्यूस कर रहे हैं, तभी हम वो सर्विसेज एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं।
और सर्विसेज में इस बार एक तो बहुत बड़ा, जैसे हमने पहले बात की थी कि जो सरकारी खर्चों के कारण, चाहे वो आप कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलिए, करंट एक्सपेंडिचर बोलिए, उसके कारण अगर हम देखें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड डिफेंस वाला जो पोर्शन है वो भी अच्छा खासा उसमें बढ़ोतरी देखने को मिली 9.8% की। तो इनफैक्ट अगर हम तीनों सेक्टर देखें, चाहे ट्रेड देखें, चाहे हम फाइनेंशियल देखें या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस का ग्रोथ उस सबसे ज्यादा रहा। और ये वाला जो कंपोनेंट है ये आपको पिछले 9 क्वार्टर में लगातार 8% से ज्यादा की ग्रोथ दिखा रहा है। और इस पे ये दर्शाता है कि किस तरह सरकार का जो फोकस है, चाहे वो कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हो, चाहे वो बाकी करंट एक्सपेंडिचर खर्चे हो उसके लिए हो, वो सब चीज़ों के का असर हमें पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन डिफेंस जो वैल्यू एडिशन की तरफ है, और उसको अगर हम ग्रॉस गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर उन दोनों को कोरिलेट करें तो आपको ये दिखाई दे रहा है। सर्विसेज ग्रोथ, क्योंकि क्या है कि अब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, एक जमाना था राजीव जी, आप भी जानते हैं, आप टीवी स्टूडियो में होते थे, हम लोग वहां पहुंचते थे, टीवी स्टूडियो में बैठ के हम लोग बात करते थे। आज हम लोग तीनों अलग अलग स्थान पे बैठे हुए, हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि हम हजारों किलोमीटर दूर बैठे, परंतु ये जो सर्विसेज हम कंज्यूम कर रहे हैं जिसको हम जितना ध्यान नहीं देते। सर्विसेज देखिए ऐसा है, मैन्युफैक्चरिंग में आप बना के स्टोर कर सकते हैं, इन्वेंट्री कर सकते हैं, सर्विसेज में आपने प्रोड्यूस करना है, कंज्यूम करना है। तो सर्विसेज तभी प्रोड्यूस होंगी जब उसको कंजम्पशन हो रहा है। तो हम सर्विसेज कंज्यूम करते जा रहे हैं, बहुत तेजी रफ्तार से हमारा सर्विसेज का कंजम्पशन बढ़ रहा है, और आने वाले समय में भी ये ही हमारे अर्थव्यवस्था को एक मजबूती प्रदान करेगा, क्योंकि हम जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट का सेकंड फेज हमारा निकल गया, हम सीधे फर्स्ट फेज से थर्ड फेज पे पहुंचे। कृषि डिपेंडेंट से हम सीधे सर्विसेज इकोनॉमी हो गए, बीच का लैग हमने छोड़ दिया है। उसके कारण हमारी अर्थव्यवस्था में काफी सारी परेशानियां, एम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम नहीं, उसी के कारण है कि हम उतना मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स नहीं क्रिएट कर पाए। पर सर्विसेज, हमारा मानना ये है कि आने वाले वर्षों में, आने वाले क्वार्टर्स में ये हमें मजबूती, इस इकोनॉमी को मजबूती प्रदान करने वाला सेक्टर है। जी, अगर सर्विसेज की पीएमआई भी देखिए, अभी जो ताजा आंकड़ा था वो 60 के ऊपर था, 11 महीने का हाईएस्ट लेवल, और वही चीज हमें देखने को मैन्युफैक्चरिंग में भी मिल रही है। वहां भी वैसे ही मतलब लगभग साल भर के हाई पे है, और वो भी 60 के करीब पहुंचता हुआ है, जबकि पीएमआई इंडेक्स में हम सभी जानते हैं। राजीव जी, थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। हमें पीएमआई पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना। ओके, क्योंकि पीएमआई में दो चीजें हैं। ठीक है कि एक तरह से हम कह सकते हैं लीडिंग इंडिकेटर है। अगर आप पीएमआई को और आईआईपी को कोरिलेट करना चाहें तो आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। कारण ये है कि पीएमआई को 500-600 मैन्युफैक्चरर का रिस्पॉन्स है। दूसरा, पीएमआई जो है वो हमेशा उसका रेफरेंस पॉइंट है ओवर प्रीवियस मंथ। ये हमें नहीं बोलना चाहिए, ओवर प्रीवियस मंथ। तो पीएमआई को हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम अपने सारे डेटा में जो सीजनैलिटी है जी, वो हम निकाल दें। तो एक तो ये 500 के बेस पे है। दूसरा ये कि ये ओवर प्रीवियस मंथ है, जबकि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं ओवर सेम पीरियड लास्ट ईयर। जी, तो माफी चाहूंगा आपको बीच में। वो फर्क तो है सर, वो फर्क तो है, लेकिन अब साल भर हो गए लगभग इतने हाई लेवल पे चलते हुए, और मतलब कंटिन्यूअसली 50 से बहुत ऊपर, कभी 55, कभी 57, कभी अब 60 के करीब, इस तरह के लेवल्स पीएमआई में दिख रहे हैं, जबकि हमें पता है कि 50 से ऊपर जाना ही अपने आप में बहुत पॉजिटिव इंडिकेटर हो जाता है। राजीव जी, 50 से ऊपर का मतलब ये है कि आपका इकोनॉमी जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रही, जी, संकुचन नहीं हो रहा, वहां पे बढ़ोतरी, वृद्धि हो रही है। अब 50 से 51 को अगर हम दें, मान लीजिए 50.4 आता है, तो ये क्या है, ये इंडिकेटर 50.4, 50.5, 51 जो डेवलप्ड इकोनॉमी है, जहाँ इकोनॉमी 1%, आधा % की ग्रोथ पे कर रही है। 60 का नंबर, 60 का आंकड़ा अगर हम हर महीने आ रहा है, 60 से ऊपर आ रहा है, और उस आंकड़े में अगर हम उसको मंथली प्लॉट करें, वो ऊपर की तरफ अपवर्ड स्लोपिंग है,
तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छा हमें एक लीड इंडिकेटर। तो मेरा कहने का ये था कि तात्पर्य कि हमें टोटली उस पे डिपेंडेंट रह के पॉलिसी फोकस नहीं करना चाहिए। हमें बाकी जैसे हमारे पास सर्विसेज में तो बहुत सारे इंडिकेटर, उन सब बिल्कुल। इंडिकेटर को हमें ज़्यादा फोकस करना है। जी। अब सोमेश जी, जीडीपी के आंकड़ों को आपने मार्केट के नज़रिए से किस तरीके से देखा है, और क्या पंत साहब से आप भी कुछ ऐसी चीज़ है जो पूछना और समझना चाहेंगे मार्केट के पर्सपेक्टिव से? जी बिल्कुल। मेरी तरफ थोड़ी आवाज़ की डिस्टर्बेंस है, लेकिन फिर भी अगर सभी सुन पा रहे हैं। एक चीज़ जो मुझे जानना है, पंत जी अगर आप थोड़ा-सा इसमें बता पाएँ, आज का ये जो लेटेस्ट डेटा आया, इसमें अब ओवरऑल कंजम्पशन का जीडीपी में कॉम्पोजिशन अब कितना रहेगा इसके बाद, अभी जो लेटेस्ट इम्प्रूवमेंट है? किसका, कंजम्पशन का? हाँ, कंजम्पशन ओवरऑल का हमारे जीडीपी में अभी कितना परसेंट पहुँच गया होगा रफली? कंजम्पशन जो है वो रफली आपका इस समय जो है, मैं आपको असली आंकड़ा दे देता हूँ। कंजम्पशन जो फर्स्ट क्वार्टर में है वो 56.7%, तो वो क्वार्टर दर क्वार्टर चेंज होता है, तो उन्होंने एवरेज मतलब ये 56% के आसपास कंजम्पशन जो है, प्राइवेट फाइनेंस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो है वो इकोनॉमी में है। ओके, थैंक यू। तो राजीव जी, मेरा असेसमेंट ऐसा है कि ये नंबर किसी के लिए भी सरप्राइज़ है। अगर मोस्ट ऑफ द इकोनॉमिस्ट के लिए सरप्राइज़ है, तो ऑफ कोर्स मेरे जैसे मार्केट वालों के लिए तो सरप्राइज़ है, और प्लेजेंट सरप्राइज़ है फॉर दैट मैटर। मेरे यहाँ पे ये पॉजिटिव है थोड़ा मार्केट के लिए, लेकिन 3 मेजर कंसर्न्स अभी मार्केट के लिए निकल के आ गए हैं, और वो भी फ्राइडे के डेटा से ही हुआ है, इसलिए उसको साथ में लेके सोचना पड़ेगा। अभी थोड़ी ओवर सप्लाई तो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एफआईआईज़ की तरफ से। 3 फैक्टर जो इम्पोर्टेंट है अभी कंसीडर करना, एक तो रुपी ऑल टाइम लो पे चली गई है। दूसरा देखने में गोल्ड ऑल टाइम हाई पे आ गया है, और तीसरा यील्ड का मूवमेंट स्ट्रॉन्ग हो रहा है, चाहे वो यूएससी 10 ईयर्स हो या जी। हमारे इंडिया की 10 ईयर्स हो। तो ये तीनों जो फैक्टर हैं, एक चीज़ तो है कि मुझे लगता है थोड़ी पॉजिटिविटी कल के मार्केट में, तो परसों के मार्केट में सॉरी, होनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं ये जो 3 फैक्टर हैं, ऑल टाइम लो रुपी, गोल्ड का ऊपर आना और यील्ड का ऊपर बढ़ना, ये थोड़ा-सा हमारे अपसाइड को कैप करेगा। और ओवरऑल पैरामीटर्स भी मार्केट के ऐसे हैं कि अभी ये नहीं कह सकता कि बिना 200 डीएमए टेस्ट किए हुए वापस आ सकता है। हाँ, ये भी उतना ही इम्पोर्टेंट है कि बेस कहीं आस-पास हो सकता है, 24,000 के आस-पास हो सकता है, बट ये थोड़ा-सा इंडिसीजन फैक्टर्स के कारण रहेगा। जी। सुमेश जी, जीडीपी के एस्पेक्ट को अगर हम लोग एक बार कंप्लीट कर लें, उसके बाद फिर मार्केट को डिटेल में हम समझेंगे ही। जीडीपी के पर्सपेक्टिव में कुछ और आप अपनी ओर से कहना चाहें या पंत जी से पूछना चाहें? जीडीपी के हिसाब से मेरा ऐसा मानना है कि ये बहुत ही पॉजिटिव सेंटिमेंट लाना चाहिए ये डेटा, बिकॉज़ थ्रू आउट सरप्राइज़ है नंबर का। एक फैक्टर जो कि शायद अगले क्वार्टर के जीडीपी में ही आ पाएगा समझ में, अगर शॉकिंग एज़ फैक्टर रहा है, जो इसको बूस्ट दिया है बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन, तो अब तो टैरिफ लग गए हैं, 25% लग ही चुका था, 25 उसके ऊपर लग गए हैं। तो मे बी ये जो एनोमली है स्टॉकिंग के कारण, ये अब करेक्ट होनी चाहिए कमिंग जीडीपी क्वार्टर्स में। तो मे बी विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट इस जीडीपी डेटा को लेना पड़ेगा, विथ सेइंग दैट ये प्लेजेंट सरप्राइज़ है हमारे लिए, पॉजिटिव सरप्राइज़ है। बट स्टिल नेक्स्ट क्वार्टर जीडीपी का वेट करना चाहिए, अगर एनोमलीज़ को वहाँ पे नॉर्मलाइज़ होना है तो। जी। तो पंत साहब, ये बढ़िया से निकल रहा है कि Q2 फिर हमारा कैसा रहने वाला है? क्या अब इस बार 7.8 आया है तो सबकी उम्मीदें एकदम से बढ़ जाएँगी, या जो स्टॉकिंग या दूसरी किसी भी तरह की सीज़नैलिटी अगर इन आंकड़ों में है Q1 के, तो क्या Q2 जो है वो वापस जिस तरह की पहले से एक्सपेक्टेशन चली आ रही थी नॉर्मलाइज़्ड 6 साढ़े 6% के आसपास वाली, क्या Q2 फिर उसी तरफ लौट जाएगा, या एक बार एलिवेटेड लेवल पे आ गए हैं तो अब फिर बात यहीं से आगे बढ़ेगी? देखिए, Q2 बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। इंटरेस्टिंग एक तो क्या है कि आपका, अच्छा, सबसे बड़ी बात जो अभी कल हुआ है यूनाइटेड स्टेट में, कि जो लीगल केस फाइल हुआ है एंड जो कोर्ट ने बोला है कि
आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है ये टैरिफ लगाना, आप इसको रोक के और बातचीत कीजिए। और आई थिंक कोई 12 या 14 अक्टूबर तक का टाइम दिया गया है, तब तक आप इनको होल्ड पे रखिए। अब जब होल्ड की बात होती है तो होल्ड में क्या है कि क्या वो 25% है या 1 अप्रैल वाला टैरिफ है। 50 तो खैर जो नया वो है तो उन्होंने मना कर दिया। देखिए उसमें भी ये हुआ कि अगर आप देखिए कि 27 अगस्त सुबह 9:30 बजे तक जो गुड्स इंडिया से निकले और वो 17 सितंबर तक यूएस पोर्ट में रात को 12 बजे तक पहुंच जाते हैं, वो 25% टैरिफ पे जाएंगे। उसके बाद जो 28 अगस्त से निकला और उसके बाद आपका 28 अगस्त के बाद जो भी गुड्स इंडिया से शिप हुए उस पर 50 इंक्रीज टैरिफ लगे। तो हम क्या देख रहे हैं कि तकरीबन आपका पौने 2 महीना जो है वो 25% टैरिफ पे चल रहा है। क्या फिर दोबारा, क्योंकि दोबारा ये टैक्स बढ़ने वाला है, फिर दोबारा रीस्टॉकिंग हुई, तो हमें अभी से जो ट्रेड के आंकड़े हैं इंडिया का गुड्स ट्रेड टू यूएस, उस पे एक पैनी नजर रखनी पड़ेगी कि वो क्या होगा। दूसरा क्या है कि आप देखिए कि WPI तो आपका डिफ्लेशन बहुत लैकलस्टर जिसे बोलते हैं, उसमें तो कोई ग्रोथ है नहीं। उसके बाद उसका असर आपका बम्प अप में देखने को मिलेगा, क्योंकि जीडीपी डिफ्लेटर अगर WPI इसी तरह बिहेव करता है तो फिर दोबारा ऐसे ही मतलब 0.9 या उससे कम भी आ सकता है। तीसरी बात आप देखें कि अगर आप देखें जिस तरीके से वेजेस का ग्रोथ हुआ है, जो पिछले 2 सालों में वेज ग्रोथ बहुत लो हो गई थी, और रियल वेज ग्रोथ जब हम उसमें से इन्फ्लेशन नेट आउट करें तो रियल वेज ग्रोथ जो लोअर एंड था वहां पे नेगेटिव हो गया था, और अर्बन एरिया में जो कि 11-12% के करीब 15% के करीब चलता था वो कोई 4-5% पे आ गया। अब क्या हुआ, एक तो नॉमिनल वेज ग्रोथ थोड़ा बढ़ा है और दूसरा इन्फ्लेशन कम हुआ है, जिसके कारण रियल वेज ग्रोथ आपका बढ़ गया। सेकेंड क्वार्टर बिगिनिंग ऑफ द फेस्टिव सीजन, ठीक है, आपको नवरात्र देखने को मिलेंगे। और अगर आप मानिए महाराष्ट्र का सबसे बड़ा पर्व जो है वो चल रहा है आज के समय गणपति, तो एक तरह से आपका फेस्टिव पीछे 15 मई दिन जो है 15-16 दिन वो श्राद्ध पक्ष का होगा, जिसमें कुछ नहीं कम जी। अब इसमें ये है कि जो जीएसटी का ये जो है रैशनलाइजेशन, ये कब होता है, क्योंकि बहुत सारा जो वाइट गुड परचेजेस हम कहते हैं, अगर किसी को मोबाइल फोन खरीदना है, टीवी खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, हर कोई व्यक्ति अपना डिसीजन डेफर कर रहा है कि हम इंतजार करें कि कब सरकार जो है ये दिवाली का लड्डू हमें देगी। अब अगर वो सितंबर से पहले आ जाता है, नवरात्र से पहले, और उस समय कुछ, क्योंकि नवरात्र आपका चालू होगा कोई 22-23 तारीख से, 22-23 तारीख से नवरात्र चालू होंगे, तो क्या वो इतना तगड़ा बम्पर बोनांजा होगा कस्टमर के लिए कि जो उन्होंने पिछले 1 महीने से जब से सुना है, उस 15 अगस्त से सुना है, वो डिसीजन डेफर किया है या क्या जी? तो आप एक एक करके अगर हम देखें तो आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पिछले साल सेकेंड क्वार्टर में फर्स्ट क्वार्टर से कम था, उससे कुछ बम्पर देखने को है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर नेगेटिव से पॉजिटिव हो गया था, तो उसमें उम्मीद कम है। थोड़ा आपको ट्रेड साइड में फिर आपको कुछ ग्रोथ देखने को मिल सकती है, क्योंकि पिछले साल फर्स्ट क्वार्टर में 8% था, सेकेंड क्वार्टर में 3%। सो मिला जुला ये है कि अभी जो है सेकेंड क्वार्टर के बारे में कह पाना कि वो ऊंट किस करवट बैठेगा, क्योंकि बहुत सारे मूविंग पार्ट। जी बिल्कुल। और ये जीएसटी वाली जो बात है, वैसे आपने मोबाइल का जिक्र किया, मोबाइल पे तो अभी भी 18% है, और अगर जैसा सुनने को आ रहा है 5 और 18, तो ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल पे 5% पे ले आएंगे, वो 18 ही 18 पे ही रह जाएगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको
जिनको लोग पर सोच रहे होंगे कि ऐसे रुक जाए क्या। हर कोई उम्मीद कर रहा है कि कुछ बेनिफिट मिले, फायदा मिले, तो इसलिए क्योंकि जी। बहुत सारे जानकार हैं जो मोबाइल की नहीं, अभी जब जीएसटी का वो आएगा उसके बाद मोबाइल लेंगे और उसके बाद ही गाड़ी खरीदेंगे। अब गाड़ी का तो समझ में आता है, वहाँ 28% है, उसको 18 पे ला दिए तो काफ़ी बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा, क्योंकि अमाउंट भी बड़ा है और उसमें 10% का फ़र्क आ जाएगा सीधे। लेकिन मोबाइल तो वही 18 के 18 पे रह जाएगा, उसमें तो कोई ज़्यादा होना नहीं है। देखिए इसमें क्या होगा कि एक और चीज है, जैसे सुनने में आ रहा है, पता नहीं जी, असली में होता नहीं होता, जैसे इंश्योरेंस पे जीरो की बात हो रही है, स्पेशली हेल्थ इंश्योरेंस। जी, तो अगर हेल्थ इंश्योरेंस आपने और हमने लिया, हमारे जैसे बुजुर्ग आदमी जो लेते हैं, तो उनको तो 50-60 हजार रुपया हेल्थ इंश्योरेंस का देना पड़ता है प्रीमियम, और उसमें 18% जो पोर्शन है, कोई रफली 8-9 हजार रुपए का। और इस तरह आपने कुछ भी इंश्योरेंस लिए हुए हैं, बहुत सारी चीजें, तो आप लगाइए कि तकरीबन तकरीबन साल में 20-25 हजार 30 हजार रुपए का फर्क केवल इसके कारण एक इंडिविजुअल लेवल पे पड़ने की उम्मीद है, एवरेज पे। जी, अब ये है कि उसको फाइनेंस करेंगे, जैसे आप स्टेट्स कह रहे हैं कि हमारा लॉस होगा, तो हमें आप 5 साल तक, जैसे आपने जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के समय हमें फाइनेंस किया था, अभी भी फाइनेंस कीजिए, वो अब देखिए जी। क्या क्या डिसीजन होता हाँ, कहीं उस चक्कर में मतलब अटक ना जाए गाड़ी, है। हाँ, कंपनसेशन के चक्कर में। ओके। लेकिन अगर मान लीजिए कि होता है, क्योंकि यहाँ पे केंद्र सरकार का बहुत बड़ा एक संकल्प रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने लाल किले से बोला हुआ है, इस बात को खाली तो नहीं जाने देंगे। तो एक तरफ ये टैरिफ का चक्कर कि 50 पे रहता है, 25 पे आ जाता है या वापस रिवर्स हो जाता है, और दूसरी तरफ जीएसटी वाली ये बात, और जो कंजम्पशन बूस्ट की बातें पहले से होती रही हैं, इन सबको मिला करके मतलब इस पूरे साल के लिए मोटा-मोटी अंदाज़ा क्या है, जिसमें सारी सीज़नैलिटी निकल गई, स्टॉकिंग वगैरह का सबका असर निकल जाएगा। पूरे साल 25-26 के लिए किस तरह की ग्रोथ की उम्मीद रख कर के आप चल रहे हैं? देखिए हमारा जो था पहले, जब से टैरिफ इम्पोज नहीं हुए थे, तब हमारा एस्टिमेट था 6.6, जो कि टैरिफ के बाद हमारा आकलन ये है 6.3। उसमें ये था कि कुछ उम्मीद ये थी कि ये कुछ नए बाजार हिंदुस्तान तलाश करेगा। ये नहीं है कि केवल अमेरिका को ही आप बेच सकते हैं, जो चीज़ आप अमेरिका को बेच रहे हैं वो चीज़ आप यूरोप को, अफ्रीका को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को या जापान को भी बेच सकते हैं, चाइना को नहीं बेच सकते, क्योंकि वो तो सब चीज़ें हमसे ज़्यादा बनाता है जो हम बेचते हैं। तो क्या हम नए बाजार ढूंढ पाएंगे? क्या हिंदुस्तान और अमेरिका के ट्रेड नेगोशिएशन में कुछ निकल के आएगा? थोड़ा बहुत उसके हिसाब से मतलब जो था आकलन 6.3% का था। जी, अब उसमें किस तरह से आगे इन सब चीजों में सामंजस्य बैठता है, क्या टैरिफ पे कुछ होता है? सबसे बड़ी चीज है एग्रीकल्चर, रूरल डिमांड, एंड रूरल डिमांड के कारण ग्रोथ बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है, स्टेबिलिटी हो गई। क्या विंटर सीजन फिर वैसा ही होगा जैसा पिछले साल हुआ, या जनवरी से या फरवरी और मार्च में ओलावृष्टि और अनसीजनल रेन नहीं होगा? तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। परंतु अगर अगर चीजें कुछ सुलझती हैं, तो बहुत ज्यादा पिछला साल जो हमने देखा उससे बहुत ज्यादा अंतर होने की उम्मीद कर रही है, क्योंकि जी, जीएसटी में सेविंग्स जो है उससे कितना कंजम्पशन डिमांड रिवाइव होगा? क्या एक रैशनल कंज्यूमर जो 25,000 30,000 का जीएसटी बेनिफिट मिला उसको कंज्यूम करना चाहेगा बनिस्बत अपना सेविंग्स बढ़ाने की? क्योंकि सर जी, सबसे बड़ी समस्या ये है कि जॉब स्टेबिलिटी अगर है तो एक तरह से कंज्यूमर थोड़ा बहुत रिस्क लेगा, परंतु अगर जॉब स्टेबिलिटी का क्वेश्चन है तो कंज्यूमर, रैशनल कंज्यूमर जो है वो रिस्क नहीं लेगा और वो कंज्यूम करने की जगह उसको अपने सेविंग्स में ऐड करेगा। जी, बिल्कुल। तो यहाँ पे अब शुमिश कोई सवाल आपकी ओर से?
थैंक यू। मेरे पास है एक्चुअली, मुझे 2 सवाल पंजी आपसे समझने हैं। थोड़ा-सा जी नॉलेज नहीं बढ़ता है ना, तो लालची आदमी सोचता हूँ सीख लूँ वहीं पे जाके। अ, एक पंजी ऐसा है कि जैसा अभी कह रहे हैं ना कि 28% का जीएसटी ब्रैकेट 18% तक आने का, और इसमें जो कार्स की जो ब्रैकेट है अगर 28 से 18 लाई जाए, जस्ट इन केस, जो ये कंजम्पशन का बहुत बड़ा बूस्ट माना जाता है, तो उसमें एक जो मैंने कैच देखा है, नॉर्मली ये जो 10% का बेनिफिट है, मोस्टली कभी-कभी ये आई वॉश बन के रह जाता है। मतलब जो गवर्नमेंट का ये एफर्ट है तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब ये बेनिफिट कंज्यूमर को पास ऑन किया जाए और ये रियल डिमांड में कन्वर्ट हो। मोस्टली ऐसा देखा गया है कि ये जो बेनिफिट्स है इसको कवर अप कर सकते हैं मैन्युफैक्चरर्स बाय रिड्यूसिंग डिस्काउंट मे बी, या गाना गा सकते हैं कि भाई हमारा इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया है, हमारा रुपया ऑल टाइम लो पे चला गया है, तो जो बेनिफिट आप जीएसटी से दे रहे हैं हमारा उसमें ड्रेन आउट हो जाएगा। इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ आ सकती हैं। क्या ऐसा कुछ असेसमेंट आप लोगों ने किया है या इसका कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इस चीज़ को, इसको कैसे समझा जाए, इस इम्पैक्ट को कैसे समझा जाए? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा, आप ये पहले बता दें फिर मैं दूसरा डालता हूँ, तो कन्फ्यूज़न हो हाँ, जाएगा। तो सुमेश जी, एक चीज हमें दर्शकों के लिए भी एक चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए। ग्रॉस वैल्यू एडिशन में सर्विसेज 55% के करीब है, परंतु हम अगर कंजम्पशन देखें, कंजम्पशन में सर्विसेज का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50%, और जो कंज्यूमर ड्यूरेबल में आती है उसका कंट्रीब्यूशन कोई कंज्यूमर ड्यूरेबल पूरा पैक का कंट्रीब्यूशन कोई तकरीबन 3 से 4%। अब ड्यूरेबल गुड्स, केवल ड्यूरेबल गुड्स, क्योंकि असली में क्या है, कार का सेल का आंकड़ा पहली या दूसरी तारीख को अखबार में पहले पेज पे आता है कि ओईएम ने इतना बेचा, उसके एक हफ्ते बाद फाडा का डेटा आ जाएगा कि रिटेल सेल किस हिसाब से बनी। तो वो हमारे दिमाग में इतनी, मतलब जो स्पेस है वो इतना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है कि हम कंजम्पशन ग्रोथ को मान लेते हैं कि अगर कार सेल 10% बढ़ गई तो हमारा कंजम्पशन ग्रोथ 10% हो गया, या कार सेल 2% गिर गई तो हमारा कंजम्पशन गिर गया ना। वही बात आपने कहा 28 और से 18%, 10% का वो। तो देखिए, ये जो है, ये जो आंकड़ा है, ये लगेगा नॉट एट मैन्युफैक्चरर है, जो यस मैन्युफैक्चरर उसमें जीएसटी क्लेम लेगा, ठीक है, और आइडली तो वो नहीं होना चाहिए जो 10% टैरिफ पास ऑन। तो अगर वो, क्योंकि मेरा इंपोर्टेड गुड्स का प्राइस बढ़ गया, तो जब तक वो अपना बेस प्राइस नहीं बढ़ा लेते कार का, तब तक वो इस चीज को नहीं बीच में से साइफन ऑफ कर सकते। अगर मान लीजिए आज एक कार का दाम 10 लाख है जो मैन्युफैक्चरर प्राइस है, उस पे आपने 28% जीएसटी लगाया, ठीक है, तो वो आपका 12,80,000 हो गया। जब वो 2,28% 18 होगा तो सीधे वो 10 लाख प्लस 1,80,000 11,80,000 होगा। उसमें वो बीच में ये नहीं कह सकता कि मेरा क्योंकि ऑल टाइम लो हो गया है रुपया, मेरा 40% इंपोर्ट कंपोनेंट है और जो बाकी डोमेस्टिक भी मैं ले रहा हूँ उसमें भी वो लोग इंपोर्टेड कंपोनेंट है, तो मैं ये एक जो 1 लाख है, 1 लाख में से मैं केवल 50,000 ही पास ऑन करूंगा कंज्यूमर को, वो नहीं हो सकता। अगर वो होगा तो वो प्रॉफिटरिंग है, वो फिर वो सरकार का रोल आता है वहां पे कि कैसे इंश्योर करें कि कंप्लायंस बनी रहे, और जो सरकार ने जो स्टेप लिया जिससे कंज्यूमर को रिलीफ देने की कोशिश की, वो बेनिफिट कंज्यूमर को पहुंचे, ना कि मैन्युफैक्चरर। जी, थैंक यू, ये बहुत अच्छी क्लैरिफिकेशन दिया आपने। एक्चुअली बहुत क्लियर हुआ यहाँ पे मामला। मैं ऐसा सोच रहा था कि नॉर्मली वो लोग एक शोरूम प्राइस पे ही
जो भी डिस्काउंट ऑफर करते हैं और उस पे जो हमारे टैक्सेज आते हैं, ट्रांसपोर्ट के जो टैक्सेज आते हैं, कहीं वहाँ पे अगर डिस्काउंट को अगर उन्होंने वाइप ऑफ कर दिया तो उसके बेसिस पे जो डिमांड क्रिएट होनी नहीं, थी जो जीएसटी देखिए सुपेश, डिस्काउंट अलग है, डिस्काउंट अलग है। अब मान लीजिए आज के डेट में गाड़ी का प्राइस, बेसिक प्राइस 10 लाख है, उस पर जीएसटी लगा, रोड टैक्स लगा, इंश्योरेंस सब मिला के उसकी कीमत पड़ती है 15 लाख रुपए, उदाहरण के लिए। अब वो क्या है कि 15 लाख की गाड़ी उसके शोरूम में पड़ा है, उसका इन्वेंट्री ब्लॉक है, उसका पैसा ब्लॉक है, उसका पैसा ब्लॉक है। अब वो जो उसने वर्किंग कैपिटल या टर्म लोन लिया, वर्किंग कैपिटल लिया हुआ है बैंक से, उस पर इंटरेस्ट दे रहा है और उसका इन्वेंट्री पाइल अप। अगर वो इन्वेंट्री उसके पास 6 महीने का के लिए रुक जाता है तो उसके लिए तो डेड इन्वेस्टमेंट। तो जस्ट टू क्लियर दैट इन्वेंट्री कि भाई मेरा कम से कम वर्किंग कैपिटल तो जो है वो तो रिक्वायरमेंट जो है वो तो कम हो, वो उसको क्या करता है, उसमें 10 लाख, 10,000, 20,000, 50,000। हाँ, ये हो सकता है कि शोरूम एंड पे अभी अगर 50,000 का डिस्काउंट या 60,000 का डिस्काउंट चल रहा है किसी गाड़ी पे, हो सकता है कि जब जीएसटी पे आपका अगर मान लीजिए 10% जीएसटी कम होता है तो हो सकता है 50,000, 60,000 का डिस्काउंट खत्म हो जाए, ये मान सकता हूँ। पर ये नहीं हो सकता कि वो अपना कि भाई मैं इंपोर्टेड गुड्स खरीद रहा हूँ, वो महंगी है इसलिए मैं आपको जीएसटी पास ऑन नहीं करूँगा, वो जीएसटी उसको पास ऑन करना पड़ेगा। नहीं, जो सोमेश जी की शंका है ना, उसमें 2 पॉइंट्स आते हैं। एक, मैन्युफैक्चरर अपनी तरफ से एमआरपी ही बढ़ा के भेजे डीलर के पास, और दूसरे जो डिस्काउंट, जो आपने भी कहा कि हाँ डिस्काउंट 50,000 था जो आज दे रहे हैं, वो कहेंगे नहीं अब 25,000 ही देंगे या 10,000 ही देंगे या वाइप ऑफ ही कर देंगे। राजीव जी, उसमें जनरली देखा गया है कि खासकर कारों में कि वो वेल डिफाइंड, मतलब 1 महीना 2 महीना पहले अनाउंस कर देते हैं कि अब हम जनवरी, ज्यादातर देखा जनवरी में वो प्राइस बढ़ाते हैं, और स्पेशली जब ये फेस्टिव सीजन है लास्ट क्वार्टर, उस समय जनरली देखा गया है कि प्राइस नहीं बढ़ते। बहुत रेयर चांस है कि इस समय बढ़ेंगे, क्योंकि जनरली वो अनाउंस कर देते हैं। हो सकता है आपको नवंबर के आसपास सुनने में आ जाए कि फला मैन्युफैक्चरर, मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी भी मैन्युफैक्चरर का, फला मैन्युफैक्चरर अपनी गाड़ियों के दाम 4% बढ़ाएगा जनवरी से। बट इस समय वो इन बिटवीन जो है वो आई डाउट कि भाई कोई ऐसा करेगा जी, वो अपना डिस्काउंट कम कर देगा, डिस्काउंट 0 कर देगा, या 50,000, 60,000 से 15,000, 20,000 कर देगा, पर उस डिस्काउंट को प्राइस नहीं बढ़ा। जी, ओके। और सुमेश जी, आप कुछ और एक दूसरा सवाल भी कोई आप समझना चाह रहे थे? एक दूसरा सवाल ये है अपन जी, एक ये चल रहा है स्पेकुलेशन की एक नया कैटेगरी ऑफ 40% जीएसटी का रेट का एक कैटेगरी बन सकता है फॉर सम ऑफ द लेसेस्ट गुड्स और लग्जरी आइटम्स। इस पे अगर आपके कुछ व्यूज हैं तो बताएं प्लीज। देखिए, सरकार को अपना बजट बैलेंस करना है 4.4%, और साल के स्टार्टिंग में बजट में 1 लाख करोड़ टैक्स रिबेट दिया गया। इनकम टैक्स जो पिछले 3-4 सालों से बहुत अच्छा ग्रो कर रहा था, उस समय हमें ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही। ओवरऑल आपका टैक्स ग्रोथ जो है वो कम है, ठीक है। 10.8 चाहिए पहले 4 महीने में, ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू का 0.8% ग्रोथ है। हमारे माली हालत इससे बेहतर कर रही है क्योंकि आरबीआई ने बहुत बड़ा डिविडेंड दिया, वो डिविडेंड आना नहीं, वो हम उसका बेनिफिट आ चुका है। तो जब अगर सरकार लाख या 2 लाख करोड़ का जीएसटी बेनिफिट दे रही है तो कहीं ना कहीं से वो पैसा जरूर वसूलेगी, क्योंकि अल्टीमेटली मतलब ये नहीं हो सकता सरकार हर तरफ से देते जाए, ठीक है। दूसरा ये है कि मैं ये मानूंगा कि 1 लाख करोड़ इनकम टैक्स रिबेट से 1 लाख करोड़ जीएसटी रिबेट बहुत बेहतर है, क्योंकि जो निचले तबके का आदमी है, जो लोअर इनकम लेवल पे है, उसका सेविंग्स तो होता नहीं, उसका इनकम इक्वल टू कंजम्पशन, इनकम इक्वल टू कंजम्पशन,
और अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादा लेते हैं तो बेसिकली हमने उसकी 100% इनकम टैक्स कर दिया। और इसमें ये है कि जो हम एक कहते हैं कॉन्सेप्ट मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, कि आपको एडिशनल ₹1 अगर मिलता है उसका कितना हिस्सा हम खर्च करेंगे। तो लोग जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में हैं उनका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम इज क्लोजर टू 1। उनको अगर ₹10,000 का बेनिफिट मिलेगा जीएसटी में, मोस्ट लाइकली वो 7-8 हज़ार खर्च कर देंगे उसी साल। जबकि हम 3 लोगों को अगर 10-10 हज़ार रुपया दे दिया जाए एडिशनल, रेयर है कि हम उसे 10 लाख को कुछ कर सकते। हम नहीं करेंगे उस 10,000 पर, परंतु वही 10, अगर हम तीनों को 30,000 दिया, उस 30,000 को हम 5 लोगों में 6-6 हज़ार रुपया दे देते हैं जीएसटी रिलीफ, तो वो जो लोग हैं वो उसमें से इतना पैसा कंज्यूम कर देंगे, 30,000 में से तकरीबन 20-25 हज़ार रुपया कंज्यूम कर देंगे, और वहां से आपका कंजम्पशन गोस ग्रोथ टू द इकोनॉमी, और जो कंज्यूम करेंगे उस पर फिर टैक्स देंगे वो वहां से। तो जो भी आपका टैक्स है, टैक्स कलेक्शन, अगर आपका डायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा है, इट इज बेटर कंपेयर टू हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस, क्योंकि हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस में आप गरीब आदमी की बहुत बुरी तरह उसको वाट लगा रहे हैं, जो कहते हैं। बिल्कुल पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने इतना कीमती समय दिया और इतने अच्छे तरीके से सारी चीजें समझाई, क्योंकि काफी एक उत्सुकता रही जीडीपी के इन आंकड़ों को समझने की। आशा करते हैं, जैसा आप कह रहे हैं कि सेकंड क्वार्टर में भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं कि पॉजिटिव साइड में भी काम करें, तो उम्मीद करते हैं। लेकिन फिलहाल वेट एंड वॉच वाली स्थिति रहेगी जैसा आप कह रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार।